नमस्कार, मैं हूं नीरज सिंह। उत्तराखंड में आई महाप्रलय ने ऐसा तांडव किया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ हो। इससे पहले भी मौसम की मार से ये प्रदेश बेहाल हो चुका है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सारी वर्जनाएं तोड़ दी। दूरदर्शन की टीम ने भी बाढ़, बारिश और बादल से मिलकर आई तबाही के हर पहलू को नजदीक से देखा। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि अभी 2-3 दिन रहे तो रहे, अभी मौत के मुंह से निकल गए तो सब घबराए हुए थे, सब भागम भागी हो रही थी यहाँ से वहाँ, वापस चले जाए बस घर, यहाँ पे कभी आए ना। हम गंगोत्री से और हर्षिल तक पैदल आए, जिंदगी में कभी पैदल नहीं चले। उत्तराखंड में पिछले 16 जून को प्रकृति का जैसा कहर देखने को मिला, वैसा राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। बादल फटने से हुई मूसलाधार बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और इस महाप्रलय से हजारों जिंदगियां तबाह हुईं। कैमरों में कैद हुई कई तस्वीरों से पल भर में आई इस मुसीबत का नजारा देखने को मिला। पानी की तेज लहरों से भरभराकर नदी में गिरते मकानों की ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली थीं। ऐसा लगा मानो प्रकृति के आगे इंसान का कोई वश नहीं। चंद सेकंडों के भीतर ही सैकड़ों मकान और इनके अंदर रहने वाले कई लोग काल के गाल में समा गए। तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर की वजह से सड़कें भी जगह जगह धंस गईं और कई पुल या तो टूट गए या जलमग्न हो गए। सैकड़ों गांव सड़क संपर्क टूटने की वजह से बाकी इलाकों से पूरी तरह कट गए। इतनी बड़ी त्रासदी को झेलने के लिए प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं था और प्रकृति के इस कहर के आगे प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल असहाय और बेबस नजर आया। देश भर से आए कई तीर्थयात्रियों के लिए उनकी चारधाम यात्रा आखिरी सफर साबित हुई। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम पर इस तबाही का सबसे अधिक असर देखने को मिला। केदारनाथ धाम में अब कुछ बचा है तो सिर्फ तबाही के निशान। नाथ सलामत हैं, उनका मंदिर सलामत है, लेकिन दर्शन को आए न जाने कितने लोग कुदरत के कोप का शिकार हो गए। 4 धाम की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस बार कई लोग ना लौटने के लिए अपने घरों से निकले थे और जो लौटे उनके पास दर्द भरी कहानियां हैं जो ताउम्र उन्हें झकझोरती रहेंगी। हम 6 दिन उधर पड़े रहे ऐसे बीच रास्ते पे, ऐसे एक बाजू पहाड़ की बेखड़ पड़ रही है, पीछे खीण नदी बह रही थी, खाना पीना कुछ नहीं मिला उसे तो ऐसे गुजारे जिंदगी में, पानी नहीं, खाना नहीं। हमारे उसके आदमी के पास था, थोड़ा बना के खिलाए वो खा लेते, बाकी नहीं ऐसे पड़े। इससे बरसात इतनी तगड़ी होने लगी कि साइड से गाड़ी को रोकना पड़ा। तभी देखते क्या सारे पहाड़, चूंकि कच्चे पहाड़ थे, सारे टूट के बाहर नीचे गिर रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी खुशनसीब लोग हैं जो वापस अपनों के बीच लौट आए हैं। कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा, लेकिन शुक्र ऊपर वाले का है कि फिर अपना घर देख पाए। खतरनाक भूकंप आपने कभी महसूस किया हो? था खतरनाक वाला भूकंप, सब उठ के अपनी अपनी चीज लेके भागे बाहर। तो हम बाहर बालकनी में खड़े थे, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, फिर सबके घर टूटते हुए दिख रहे थे। फिर हम लोग वहीं बैठ गए, अब डर गए। बाहर भी क्या, दूसरी जगह के लोग भी आ गए थे उस होटल में। मैं ग्वालियर से आई हूँ। हम लोग गंगोत्री गए थे, वहाँ पे बुरी तरह फंसे रहे। 5-6 दिन फंसने के बाद कल हर्षिल पैदल पहुँचे हम लोग। कोई अरेंजमेंट नहीं है। केदारनाथ में अब सब कुछ तबाह हो गया। जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आता है। हादसे के समय मौके पर कई लोग मौजूद थे जो पहाड़ों से आ रही मौत को हर पल देख रहे थे।
ऐसे ही शख्स थे केदारनाथ मंदिर के चौकी इंचार्ज। 16 तारीख या 15 तारीख से ही श्री केदारनाथ में भारी बरसात चल रही थी और इतनी जबरदस्त बारिश थी कि 16 तक जो लगातार चल रही थी। 16 को हमने यह आभास हो रहा था कि नदी का जल प्रवाह बढ़ सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने घोड़ा पड़ाव जो है, जहाँ पे नदी का ज्यादा प्रभाव हो सकता था, घोड़ा पड़ाव सारा खाली करा दिया था। उनको सुरक्षित स्थान पे भेजने के लिए बता दिया था और भेजे भी। और नदी के जो सारे होटल लॉज हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जाके बताया कि नदी के सारे हैं, नदी के जल प्रवाह बढ़ सकता है, कोई हादसा हो सकता है, आप लोग अपने यात्रियों को भी और अपने आप भी सुरक्षित स्थान पर जाओ। सबसे सुरक्षित स्थान हमने महसूस किया था मंदिर कि मंदिर के आसपास जो सादा गैलरी है वो सेफ रहेगी। आरती हो रही थी, आरती के कुछ ही देर बाद एकदम गांधी सरोवर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी और देखते देखते मलबा शंकराचार्य समाधि की तरफ काफी तेज बहाव था, लेकिन मंदिर तक मलबा आ चुका था। 16 तारीख की जो रात को आया वो कम से कम 10-15 मिनट बाद पानी साफ हो गया। पीछे की तरफ देखा तो शंकराचार्य आश्रम, शंकराचार्य समाधि, जल संस्थान का भवन, चंद्रागिरी स्वामी का आश्रम, ये सब साफ हो रखे थे। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद वायुसेना एक अभूतपूर्व राहत का अभियान वहां पे चला रही है। हमारे साथ हैं विंग कमांडर फेलिक्स पिंटो, जिन्होंने सबसे पहले अपने हेलीकॉप्टर मी-17 को केदारनाथ में उतारा था। आइए जानते हैं कि कैसे किया था उन्होंने ऑपरेशन और किस तरह से उन्होंने इस राहत कार्य को अंजाम दिया। जिस दिन हम पहले दिन यहाँ पहुँचे थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को असेस करना था कि कितना डैमेज है, क्या कैजुअल्टी है। इसके पहले किसी और ने वहाँ पे फ्लाई नहीं किया था असेस करने के लिए। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो उच्च अधिकारी थे, उनको लेकर के फिर हम केदारनाथ के वैली में गए थे और एक रेकी किया, उन्होंने असेसमेंट किया। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद जो एक जगह हमें उचित लगी जिसमें मी-17 को लैंड किया जा सकता है, तो उन अधिकारियों के साथ ही हमने फिर जाकर के उस जगह पे लैंड किया। लैंड करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रैंडेड हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उन लोगों को हमने फिर जितनी इसकी क्षमता है जहाज़ की, उतनी क्षमता के अनुसार उनको जहाज़ में लिया वापस और उसके बाद उनको लेकर के जो अपर गुप्त काशी बोलते हैं अभी, उस वहाँ पे जाकर के हमने लैंडिंग की। तो ये सारा एक शटल की तरह शुरू हो गया काम। उसके बाद सर आपने बताया कि छोटे हेलीकॉप्टरों का वहाँ एक अलग तरह से इस्तेमाल किया गया शटल की तरह से, वो क्या था? तो इसलिए क्योंकि ये जहाज़ को लैंड करने के लिए उस जगह पे एक ही उपयुक्त जगह है और ये जो छोटे जहाज़ हैं उनकी क्षमता है कि वो छोटे छोटे जगह पे भी जाके लैंड कर सकते हैं। तो उस वक्त इनिशियल के डेज़ में जहाँ पे भी केदारनाथ टेम्पल के में जो भी लोग स्ट्रैंडेड थे, उन लोगों को उसमें बिठा करके वो इस जगह पे लेके आते थे जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं। ये सारा कार्यक्रम इसलिए किया गया ताकि एक्सपेडाइट हो सके पूरा प्रोसेस। छोटे जिस जगह पे एक्सेसिबल नहीं है मी-17, वो वहाँ से 2-2, 3-3 बंदे को लेके आते थे। हम अपने 18 या जो भी हमारा वेट कैलकुलेशन के हिसाब से 18-20 बंदों को लेकर के हम फिर उनको ड्रॉप करते रहते थे। तो ये थे विंग कमांडर फेलिक्स पिंटो, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने इस राहत कार्य को शुरू किया। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी उत्तराखंड पे जारी रहेगी हमारी ये खास पेशकश। वहीं बद्रीनाथ और उत्तरकाशी के हर्षिल में गंगोत्री की तीर्थ यात्रा को आए काफी संख्या में लोग अभी भी फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य बलों का अभियान लगातार जारी है। अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने बद्रीनाथ के आसपास के जंगलों का रुख कर लिया है। यही कारण है कि सेना के हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों को खोजने के लिए सेना ने रणनीति बदली है और मानव रहित विमान और पैदल जवानों के दस्तों को भेजा गया है ताकि जंगलों में शरण लिए लोगों को ढूंढ निकाला जा सके। केदारनाथ बद्रीनाथ के बाद बड़ी संख्या में लोग गंगोत्री में भी फंस गए थे। लगातार पर्वतों से बरस रही प्रलय और सड़कों के ध्वस्त होने के कारण गंगोत्री दर्शन को आए करीब 3000 यात्री उत्तरकाशी से कट गए। गंगोत्री वह जगह है जहां से गंगा निकलती है। जब प्रकृति उत्तराखंड के पहाड़ों में अपना कहर बरपा रही थी तो गंगोत्री में भी कई हजार लोग फंसे हुए थे। गंगोत्री के हालत ऐसे थे कि हर्षिल से गंगोत्री को जोड़ने वाली सड़क करीब 12 जगहों से प्रलय की भेंट चढ़ गई। गंगोत्री से नीचे आना यानी मौत को दावत देना।
ऐसे में वहां फंसे लोगों के सामने अब ये मुसीबत थी कि आखिर ये लोग कहां जाएं। ऐसे हालात में तब गंगोत्री मंदिर समिति आगे आई और उसने सभी यात्रियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। 4 से 4.5 5 हज़ार के लगभग यात्री फंसे हुए थे और यहाँ पे ऐसी दशा हो गई थी कि यात्री जाए तो जाए कहाँ। लेकिन हमने किसी प्रकार का संयम का परिचय दिया और यात्रियों को संभालने की कोशिश की। श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से यहाँ पे हमने यात्रियों के रहने के लिए अपने जो होटल से है या आश्रम से है, जो हमारी धर्मशाला है, सबको निःशुल्क सेवाएं प्रदान की और मंदिर समिति की ओर से यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की कि कोई यात्री इस आपदा के समय भी यहाँ पे भूखा न रहे। हर्षिल से गंगोत्री की दूरी करीब 25 किलोमीटर है, लेकिन महाप्रलय ने इस सड़क को जगह जगह से तोड़ दिया। सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल सफर करना भी अपनी जान जोखिम में डालना था। गंगोत्री की स्थिति ऐसी थी कि 3 दिनों तक ये पता नहीं लग पाया कि गंगोत्री के हालात कैसे हैं। लगातार गिर रहे पत्थर और दुर्गम रास्तों की तमाम कठिनाइयों से पार पाते हुए पैदल ही दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री पहुंची। मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि गंगोत्री पहुंचने वाले सभी श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित थे। लेकिन उन लोगों को दर्द इस बात का था कि जब रास्ते की तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए डीडी न्यूज की टीम गंगोत्री पहुंच सकती है तो प्रशासन वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा था। 16-17 तारीख की भीषण आपदा के बाद ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज सबसे पहले दूरदर्शन की टीम यहाँ पहुंची है और जिसने मंदिर समिति से जानकारी की कि आपदा के दौरान यहाँ पर लोगों के अंदर क्या व्यथाएं थी और क्या पीड़ा थी और मंदिर ने किस प्रकार से यहाँ पर 2-2.5 हजार जो यात्री फंसे हुए थे उनकी किस प्रकार से सेवा की, ये मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने दूरदर्शन को बताया। और हम दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सबसे पहले आकर के यहाँ गंगोत्री निवासियों की सुध ली है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। जो गंगा जल का पान कर रहे हैं उसी से अपना पेट पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूरदर्शन को देता हूं जिन्होंने पहली इस टाइम आपदा में लोगों को सचेत किया है और गंगोत्री आगमन पे मैं उनका हार्दिक आभारी रहता हूं। अब गंगोत्री में फंसे करीब करीब सभी लोगों को सेना और बीआरओ के लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग हर्षिल हेलीपैड पर ही बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर निकालकर धरासू पहुंचा रहे हैं। हर्षिल में अभी भी बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवान और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो काफी समय से फंसे हुए थे। आप ये बताओ कहाँ पर थे आप, कहाँ कितने दिन से फंसे हुए थे आप? आज 8 दिन में था यहाँ पर और मेरा सवारी सुबह रहेगा और फिर में आएगा बहुत करेगा धन्यवाद बहुत करेगा। आप कहाँ पर फंसे हुए थे आप? हम था सुखीटप में 8 रोज था, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके बोला कब प्लेन में चपाया बोला नमा देगा देहरादून से। सेना किस तरह से काम कर रही है? सेना ने आपकी सुविधा का ध्यान रखा है? सेना में सुविधा का काम दिया है, खाना दिया है, सब दिया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए आसानसोल से, हम आए हैं। हम 23 तारीख को निकला घर से, 7 तारीख को हम आया है। पहाड़ पर आकर के देखा वो धंसना उतर गया, हम सूखी डाल में था। तो वहाँ पर कितने दिन से फंसे रहे आप लोग? कोई परेशानी हुई? और यहाँ सेना ने किस तरह से रखा आपको? अच्छा परेशान हुआ, लेकिन सेना लोग जो जवान लोग है लोग बहुत बढ़िया से अच्छा से रखा, चाव पिलाया रखा, आज फिर प्लेन चढ़ाया, बोला जाओ। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, जो इस समय अपने सहयोगी के साथ लेटे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ उनको और आप कहाँ पे थे आप लोग? इनका वाल चेंज हुई है हार्ट की और हम सूखी में रुके हुए थे। उधर डॉक्टर मेजर वर्मा हैं, उन्होंने 2 दिन से हमारी बड़ी हेल्प की है और मेरे को तो ये लगता है अगर आर्मी नहीं होती तो शायद आज हम और भी ज़्यादा दिक्कत में होते। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आर्मी से कारण हम आज थोड़ा सेफ्टी में हैं और गांव वालों का और सूखी में होटल सब फ्री दे रहे हैं, आजकल खाना भी दे रहे हैं। खासकर माँ दुर्गा होटल है, उन्होंने 4 दिन से सबको फ्री रखा हुआ है। तो ये थे मेरे साथ कुछ लोग
जो अपनी आप बीती बता रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि सेना और वायुसेना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि ये भगवान के रूप में उनके सामने आए, अगर ये ना होते तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाते। रास्ते अभी भी टूटे हुए हैं, लेकिन बीआरओ की टीम दिन रात एक करके लगातार रास्तों को बना रही है ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के साथ उन तक राहत का सामान तेजी के साथ पहुंच सके। ये जैसे ही उस दिन आपदा आई थी तो रोड हर जगह पे ऐसे ही आपको बिखरी पड़ी मिलेगी, हर जगह पे टूटी पड़ी थी। तो अभी एज ऑफ नाउ हमने पहले अपना प्रेफरेंस दे के जितने भी यात्री फंसे पड़े थे गंगोत्री रोड में उनको हेलीपैड तक पहुंचाने का ये हमारा प्राइम एम था, क्योंकि अगर हम हेलीपैड तक उनको पहुंचाते हैं तो वहाँ से मेडिकल उनको फैसिलिटी मिल जाती है और उनको वहाँ से हर सुविधा मिल जाती है, एक बड़ा आर्मी कैंप होने के कारण। इसके बाद हमारा ये प्रेफरेंस है कि जितनी भी स्टॉकअप गाड़ियाँ हैं इनको निकालना है और यात्रियों को यहाँ से किसी भी तरीके से सुरक्षित रूप से यहाँ से गाड़ियों से हमें पार कराना है। गंगोत्री की तरफ जाते वक्त 25 किलोमीटर पहले एक आखिरी गांव पड़ता है, नाम है धराली। ये गांव जो कभी श्रद्धालुओं और प्राकृतिक प्रेमियों से रोशन रहता था, अब यहाँ भी तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। 16 तारीख को आई जलजले ने इस गांव की सड़कों, मकान, होटलों और दुकानों को जमींदोज कर दिया और उस पर पानी के साथ आए मलबे ने बची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। लोगों की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी है और कहने में भले ही आसान हो, लेकिन उन्हें फिर से सब कुछ समेट कर खड़ा करने में अरसा लगेगा। 16 तारीख को 10:30 बजे बादल फटा और उससे ये यहाँ मलबा आया और इतना भयंकर आया कि आप ये देख रहे होंगे कि ये 20 फीट तक गहरा था। ये बड़ी समस्या ये है कि अगर इसकी 15 दिन के अंदर इसका खुदाई नहीं होता है तो ये सारा होटल, ये गांव, ये सारे चपेट में है। धराली का बाजार बर्बाद हो चुका है। फसलों से लहलाते खेत अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पहले गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु ज्यादातर इसी गांव में बने होटलों में ठहरते थे, लेकिन अब यहाँ हर जगह मलबा ही ठहरा है। हम लोग कर रहे हैं, खुद अपने बलबूते पर कर रहे हैं और जो भी यात्री निकाले हैं सभी लोगों ने, जो यहाँ के नवयुवक हैं या बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, सभी लोगों ने मिलकर सब यात्री तो हमने यहाँ से निकाल दिए और हर्सिल भेज दिए हैं और बाकी अब लोग हम तो राम भरोसे ही हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी उत्तराखंड पे जारी रहेगी हमारी ये खास पेशकश। विशेषज्ञ कहते हैं कि इंसान ने प्रकृति के मार्ग में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी की। नदियों के किनारों पर मकान, दुकान, यहाँ तक कि होटल तक बनाए। नतीजतन कुदरत ने अपना रास्ता फिर से खुद बना लिया। उत्तराखंड में आई हिमालय की इस सुनामी में हर तरफ तबाही है, दर्द है, दुख है और लोगों की दिल दहला देने वाली आप बीती कहानियां भी। लेकिन इन सब के बीच कुछ है जो लोगों को राहत और सुकून देता है, तो वो है सेना की भूमिका। सेना के जवान इस प्राकृतिक आपदा के बीच देवदूत से कम नहीं नजर आते। अगर विकास और पर्यावरण पर बहस में देखा जाए तो इसमें नुकसान इंसान का ही हुआ है। उत्तराखंड में हुई तबाही इसका सबसे जीता जागता उदाहरण माना जा सकता है। पर्यावरण विदों का मानना है कि इस इलाके में अंधाधुंध और अव्यवस्थित निर्माण इस तबाही की वजह बना। मानव द्वारा निर्मित बांध, नदियों के किनारे पर बनाए जा रहे घर इस तबाही की सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं। नदियों पर हो रहे निर्माणों से ही इस नुकसान का आंकड़ा बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को बदल दिया गया है और लालची भूमाफियाओं ने अंधाधुंध निर्माण किया है। Dams have been constructed and the entire earth, the Malba, has been dumped into the river. Now just understand, when you dump an amount of that soil and the dump into the river, it blocks and you get a landslide over and above it, it blocks the river. Now if it blocks the river, you create a natural dam. Then when the river breaks it, it comes with force. रुद्रप्रयाग में करीबन 70 हाइड्रो परियोजनाएं गंगा की सहायक नदियों अलकनंदा और मंदाकिनी पर प्रस्तावित हैं। 20 किलोमीटर लंबी सुरंग इन नदियों को बांटने के लिए बनाई जानी है। नदियों पर किए जा रहे धमाकों ने स्थानीय पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। 2012 में आई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी पर बनाए जा रहे 34 बांधों को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने का अंदेशा है। और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इन बांधों के निर्माण को मंजूरी दी जा रही है। महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में भी इस खतरे के लिए चेतावनी दी गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नदियों पर बनाए जा रहे बांधों के निर्माण के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में वन कटाव और पहाड़ों को होने वाले नुकसान की बात कही गई है। लगाए जा रहे कयास और भी भयावह हो सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दशक में विश्व का सामान्य तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है, जो भारत के मानसून के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मौसम में होने वाले इस बदलाव का भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कोलकाता और मुंबई में इस बदलाव का खासा असर हो सकता है, जिसमें इन इलाकों में बाढ़ आना और समुद्र का तल बढ़ने से चक्रवाती तूफान आने की संभावना बढ़ सकती है और कोई भी इंसान इन परिणामों को आसानी से समझ सकता है। हालांकि अब ज्यादातर जगह से लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग लापता हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर वो किन हालातों में हैं। क्या वो भी प्रकृति की मार के आगे हार गए या फिर अभी भी कहीं अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनके परिजन हाथों में उनकी तस्वीर लेकर हर उस गाड़ी वाले से पूछ रहे हैं जो उत्तराखंड से लौट कर आ रही है। उम्मीद के 2 शब्द उनके चेहरों पर राहत लाते हैं तो दूसरे पल फिर चिंताएं उन्हें घेर लेती हैं। फोटो लेकर अपने यात्रियों को ढूंढ रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे अपने परिवार वाले लोग, उन्हें ढूंढ रहे हैं अपने परिवार वालों। अभी कोई उनको कुछ खबर लगी? क्योंकि आप लोगों को दिखा रहे हैं जगह जगह। नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा जी। हमें यहाँ 6 दिन हो गया जाए हुए। जिन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है उन्हें सड़क मार्ग से ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंचाया जा रहा है, जहां पर हर स्टेट की बसें खड़ी हुई हैं, ताकि हिमालय की सुनामी से बचकर आए लोग अपने परिजनों के पास पहुंच जाएं। पानी और पहाड़ों की प्रलय से बचकर आए इन लोगों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि ये उन लोगों में से शामिल हैं जो सुरक्षित अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन देवभूमि ने इन्हें जो जख्म दिए हैं वो शायद ताउम्र ये भूल नहीं पाएंगे।